हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी बीच इलेक्शन को छोड़कर, जो कि वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में और तमिलनाडु में हो रहे थे, उनको बीच में ही छोड़कर जो है वो निकोबार आइलैंड जाते हैं और वहां पर एक ट्वीट करते हैं और वीडियो शेयर करते हैं इस चीज के अगेंस्ट में कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए निकोबार आइलैंड में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको काटा जाएगा और इस चीज से जो है वो पर्यावरण को नुकसान होगा। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest. And what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just ना सिर्फ राहुल गांधी ही वीडियो शेयर करते हैं, बल्कि उनकी जितनी भी नाजायज औलादें थी वो भी जो है वो ट्वीट करने लग जाती है इस चीज के अगेंस्ट में और राहुल गांधी के सपोर्ट में, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी इस सपोर्ट में जो है आकर वीडियोस बनाने लग जाती है। निकोबार आइलैंड्स में 8 लाख से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज कटने वाले हैं। 130 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से, छोटा मोटा नहीं, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर निकोबार में बनेगा एक ट्रांसशिपमेंट हब, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पूरी की पूरी टाउनशिप और एक पावर प्लांट। गवर्नमेंट रोड रोलर चला देगी, जो मर्जी आ जाए सामने। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या एनजीटी, ये तो बन के रहेगा यार। डकैत का जो इंस्टिंक्ट है वही है, पड़ा हुआ था कुछ किसी और का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या रियलिटी में जो है वो निकोबार आइलैंड में जितने पेड़ पौधे हैं उन सबको काटा जाएगा जस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये करना चाहती है? बीजेपी गवर्नमेंट रियलिटी में यहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है अपनी जेब भरने के लिए और पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है? इन सारी बातों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, इसी चीज को जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकोबार आइलैंड में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को जो है वो चालू किया गया। अब जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसकी जो टोटल एरिया है वो है 166 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया निकोबार आइलैंड का 910 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ 10% है। यानी कि 10% एरिया पर जो है वो इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट का जो है वो पूरी कंप्लीट किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो पूरे एरिया से कोई लेना देना है नहीं, और जितने भी पेड़ पौधे इस प्रोजेक्ट के थ्रू काटे जाएंगे उन सभी को जो है वो अलग एरियाज में जो है वो लगा दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि जितने भी अगर पेड़ पौधे काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो किसी और एरिया में जो है वो लगा दिए जाएंगे और इस चीज का जो है वो हमें ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट में निकोबार आइलैंड पर गलेतिया पर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी टोटल जो डीप होगी वो 20 मीटर तक रहेगी और इसका एक गोल रहेगा कि 2058 तक जो है वो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 16 मिलियन टीईयू तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा द ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, जिसमें 450 MVA का एक हाइब्रिड पावर प्लांट होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद पूरी तरीके से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप्स को बनाया जाएगा और जितने भी शिप्स आते हैं कंटेनर्स को लेकर, उनके लिए पोर्ट को बनाया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट से आखिरकार इंडिया को क्या फायदा होगा? तो इंडिया को इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट को इतने बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है कि इंडिया की जो रिलायंस है बाकी की कंट्रीज में, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट का इस्तेमाल करती है, वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इंडिया जो है वो सेल्फ मेड अपने ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो यूज करेगी अपने पोर्ट्स के थ्रू। 2050 तक इस पूरे निकोबार आइलैंड में 6.5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन को जो है वो होल्ड किया जाएगा और 2040 तक जो है वो 34,000 करोड़ का एक एनुअल रेवेन्यू जो है वो ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा और जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होगी इंडिया के लिए, वो यही होगी कि हमें किसी भी दूसरी कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन में और उनके पोर्ट पर जो है वो रिलायंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इंडिया अपने शिप्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने खुद का पोर्ट का यूज करेगी, और ना सिर्फ अपने खुद ही पोर्ट का यूज करेगी बल्कि और भी जितनी फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए भी एक जो है वो पोर्ट का काम करेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उस पोर्ट का, वो ये है स्टेट ऑफ मलक्का। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार स्टेट ऑफ मलक्का है क्या और निकोबार आइलैंड से इसका क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट ऑफ मलक्का एज ए इंडिया का स्टेट ऑफ हॉर्मज है।
जिन लोगों को नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वही रास्ता है जिसमें से जितनी भी बाकी की कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज और इवन इंडिया जो है वो जितनी भी कंट्रीज यूएई, ईरान, इराक जैसे कंट्री से जो क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल और जो गैस वगैरह को खरीदती है, वो इसी रास्ते के थ्रू कंटेनर शिप में जो है वो लाया जाता है। इसी रास्ते के थ्रू जो है वो सारी कंट्रीज के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है और सप्लाई होती है। इसी रास्ते पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे ईरान और इजराइल की वॉर के दौरान ईरान ने इस पूरे रास्ते को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो ब्लॉक कर दिया, एक वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया था। इसके चलते हुआ क्या कि जितने भी पेट्रोल, ऑयल और गैस का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था वो पूरी कंप्लीटली तरीके से जो है वो ब्लॉक हो गया और जितनी भी फॉरेन मार्केट में थे वो सारे के सारे जो है वो क्रैश हो गई और जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, चाइना, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान जैसी कंट्रीज, उन सभी कंट्रीज के अंदर ऑयल के जो प्राइसेस थे, पेट्रोल के प्राइसेस थे, वो एकदम से जो है वो पीक कर गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को स्ट्रेटेजिकली यूज किया वॉर के दौरान। सेम ऐसे ही इंडिया भी जो है वो निकोबार आइलैंड और स्टेट ऑफ मलक्का का यूज करके काउंटर कर सकती है बाकी फॉरेन कंट्रीज को और खास करके चाइना को। चाइना का 70 टू 80% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट का, वो इसी रास्ते के थ्रू जो है वो ले जाया जाता है। जितने भी शिप्स, कंटेनर्स को ले जाया जाता है वो इसी रास्ते के थ्रू ले जाया जाता है और इस रास्ते पर जो कंट्रोल होगा वो अब इंडिया का होगा इस प्रोजेक्ट के चलते। यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जो रास्ता था वो सिर्फ एक सिंगल रास्ता था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा एक वाइड है और बहुत और भी रास्ते हैं जहाँ से चाइना जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर चाइना किसी और रूट से या फिर किसी और रास्ते से अपने प्रोडक्ट को जो है वो इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है टाइम की, क्योंकि टाइम ज्यादा लगने के कारण प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है ट्रांसपोर्टेशन की एक्साइज ड्यूटी की। जितना लेट और जितना जो है वो फ्यूल कंज्यूम होगा एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी। तीसरा और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल है और एनर्जी है कि जितना आप लेट और जितने बड़े रास्तों से होकर जो है वो अपने सामान को इंपोर्ट करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, उसमें उतना ज्यादा ही फ्यूल का और एनर्जी का जो है वो लॉस होगा, जिसके चलते ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू की, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो चाइना उन बाकी के रोड्स पर जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं करेगा, उसके डिपेंड होना पड़ेगा स्टेट ऑफ मलक्का पे और यही चीज का एडवांटेज उठा सकती है इंडिया। अगर इन फ्यूचर कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है इंडिया के लिए और चाइना के साथ में, तो इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली काउंटर कर सकता है चाइना को स्टेट ऑफ मलक्का से। स्टेट ऑफ मलक्का का यूज करके जितने भी रास्ते हैं उन सबको जो है वो ब्लॉक कर देगा, उन सबको एक वॉर जोन डिक्लेयर कर देगा, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे चाइना की इकोनॉमी पर जो है वो एक काउंटर मिलेगा और चाइना को जो है वो ऑटोमेटिकली इस चीज का नुकसान होगा, जैसे ईरान ने किया था ईरान और इसराइल वॉर के दौरान। देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है वो इंडिया की वीकनेस पर जो है वो नजर गड़ाए हुए बैठा हुआ है, फिर वो चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या फिर अक्साई चीन हो। चाइना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने चालू कर दिए हैं और अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना चालू कर दिया है। सेम ऐसा ही वो अक्साई चीन में कर रहा है, वहां पर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है और अपनी आर्मी का जो है वो उनको डिप्लॉय कर उनको मिलिट्री बेस बना रहा है। इसके अलावा चाइना बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जो है वो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है ताकि इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया को काउंटर कर सके। लेकिन अगर ये ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया के पास एडवांटेज होगी चाइना को डायरेक्टली काउंटर करने की। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, और आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में एक गद्दार, एक एंटी नेशनलिस्ट और एक एंटी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही है। राहुल गांधी और उनकी नाजायज औलाद और पूरी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, इनका काम सिर्फ हमारे देश के अगेंस्ट में खड़ा होना है। ये लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे देश में कोई डेवलपमेंट होती है तो उस चीज के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। जब भी हमारे देश में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है जिससे जो है वो हम किसी दूसरे देश को टारगेट कर सकते हैं, दूसरे देश को काउंटर कर सकते हैं, खास करके पाकिस्तान और चाइना जैसे देश को काउंटर कर सकते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो ये लोग उस चीज के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। जब भी हमारे देश में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनता है जो कि हमारे देश को सेल्फ मेड एक न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर बनाने की ओर ले जाता है, ये लोग उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। हमारे देश के फ्यूचर के जो है वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ हमारे देश में जो है वो हो रही जितनी भी फ्यूचर डेवलपमेंट है उन सबके अगेंस्ट में खड़ा होना है। राहुल गांधी और उनकी नाजायज औलादी और पूरी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश की सबसे बड़ी एंटी नेशनलिस्ट, एंटी इंडियन और गद्दार और सबसे बड़ी चाइना के कुत्ते और पाकिस्तान के कुत्ते हैं ये लोग।
मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ये हमारे देश के डेवलपमेंट और हमारे देश के फ्यूचर के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। आपको द साइंटिस्ट नंबी नारायण याद होगा, जो 90s में क्रायोजेनिक गैस का जो है वो एक पूरा मॉड्यूल बना रहे थे। उस मॉड्यूल के अगेंस्ट में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने फॉरेन प्रेशर के चलते हुए नंबी नारायण पर जो है वो फॉल्स एलिगेशन लगाया। बाद में नंबी नारायण को जो है वो अरेस्ट किया जाता है। सालों तक जो है वो फॉल्स एलिगेशंस के चलते उन्हें जेल में बंद किया जाता है, ताकि इंडिया जो है वो किसी भी कीमत पर जो है वो न्यूक्लियर पावर या फिर सुपर पावर ना बन सके। इसके चलते कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो नंबी नारायण को अरेस्ट किया था फॉरेन कंट्रीज के प्रेशर के चलते। आपको 26/11 का मुंबई ताज होटल का टेररिस्ट अटैक याद होगा, जिसको पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था। उस टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को काउंटर करने के बजाय, उन पर अटैक करने के बजाय, अपने ही देश में हिंदू मेजोरिटी और आरएसएस को जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। और जितने भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसका सारा ब्लेम जो है वो आरएसएस के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर डाल दिया था। कुछ दिन पहले हमारे देश में एआई समिट हुआ था, जिसमें फॉरेन कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज आती है अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए इंडिया में। अब उस सेटअप से क्या होता, उस सेटअप से जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ती और लोगों को रोजगार मिलता। ओवरऑल ये सारी चीजें जो हैं वो देश के फ्यूचर के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा काम करती। लेकिन कांग्रेस को जो है वो अच्छा काम पसंद नहीं है, हमारे देश की डेवलपमेंट पसंद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स थे उन सब ने जो है वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया राहुल गांधी के कहने पर। उन लोगों ने ना सिर्फ प्रोटेस्ट किया, बल्कि नंगे होकर जो है वो फॉरेन कंपनीज के सामने जो है वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये जो प्रोटेस्ट उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ताकि इंडिया की जो है वो इमेज खराब हो सके फॉरेन मार्केट के अंदर, और इंडिया को जो है वो एक गलत इमेज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सके। इसके अलावा जब ईरान और इजराइल की वॉर हो रही थी, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन था पेट्रोल का, गैस का, क्रूड ऑयल का, वो सारा का सारा जो है वो ब्लॉक हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करी गई इंडिया के अंदर, कि कैसे इंडिया में जो है वो गैस खत्म होने वाली है, इंडिया में पेट्रोल खत्म होने वाला है, इंडिया में जो है वो पेट्रोल के प्राइस जो है वो पीक करने वाले हैं। इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन को ये लोग जो है वो प्रोवाइड करवाई गई और एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई कि इंडिया के पास कोई भी रिजर्व सिस्टम नहीं है कि वो पेट्रोल के लिए और गैस के लिए लोगों को सप्लाई कर सके। कुछ इस तरह की गंदी और नीच हरकत कराई गई थी अपोजिशन पॉलिटिशियन और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि कैसे इन लोगों के द्वारा गैस सिलेंडर्स का जो है वो उनको पूरा स्टॉक करके रखा गया, ताकि देश में पैनिक क्रिएट हो सके, और तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन बनाकर वीडियोस बनाई गई। और इनके जितने भी जो ये औलादे थी, इन लोगों के द्वारा भी जो है वो वीडियोस बनाई जाती है, ट्वीट करे जाते हैं, पोस्ट करे जाते हैं, कि कैसे इंडिया के पास कोई भी रिजर्व नहीं है और इंडिया के अंदर गैस और पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाला है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जब अक्साई चीन पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती है, आर्मी डिप्लॉय करती है, ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर सके, तो इस चीज से जो है वो इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जब इंडिया जो है वो जमीन को खरीद कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर कर आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बेस बनाती है, तब इन लोगों को जो है वो दिक्कत होना चालू हो जाती है। पीओ के जैसे एक वॉर जोन एरिया में जब हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, वहां पर भी इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। और अब जब निकोबार आइलैंड के थ्रू हम जो एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, इससे इस चीज से भी जो है वो इन लोगों को दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पूरे देश एक साथ खड़ा था और पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोल रहा था, तब यही लोग जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जो है वो बोल रहे थे, और ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा, यूजलेस और फेक बता रहे थे। आप लोग एक काम करना कि जितने भी ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और इसके अपोजिशन में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन सबकी और इनकी नाजायज औलादों की, इन सब की जो है वो हिस्ट्री चेक करना, और एक भी वीडियो क्लिप, एक भी आधी अधूरी वीडियो क्लिप, कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी ट्वीट दिखा दो जो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया हो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा आईएसआई नेटवर्क के अगेंस्ट में किया हो, उनको काउंटर करने की कोशिश की हो। एक भी ऐसा ट्वीट, एक भी ऐसा पोस्ट दिखा दो कि इन्होंने जहां पर पाकिस्तान के इन सारी चीजों को जो है वो करा हो। ये लोग कभी भी ऐसा करने को तैयार नहीं, ये पाकिस्तान को अपना सगा मान लेंगे, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में हमेशा से खड़े होंगे।
लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि सत्ता की आड़ में सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े होते होते ये जो है वो अपने देश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अपने देश के डेवलपमेंट के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अपने देश के फ्यूचर के खिलाफ जो है वो खड़े हो चुके हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में कैसे कंडीशन है, हमारे देश के लिए क्या सही है, हमारे देश के लिए क्या गलत है। इन्हें कोई परवाह नहीं इस चीज की। इन्हें सिर्फ जो है वो सत्ता चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की जो है वो कुर्सी चाहिए। इस चीज के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। इन लोगों से बड़ा एंटी नेशनलिस्ट, एंटी इंडिया, गद्दार, थूक के चाटने वाला, पाकिस्तान का कुत्ता, चाइना का कुत्ता शायद ही हमारे देश में कोई पैदा हुआ होगा। ये लोग खाते हमारे देश का है, पीते हमारे देश का है, लेकिन फेवर में किसके बोलते हैं? चाइना के। किसके लिए काम करते हैं? चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ये रियलिटी है राहुल गांधी की, उनकी नाजायज औलादों की और पूरी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें।